नमस्कार, मैं शुभेंदु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज़। आज मेरे साथ गोरखपुर नगर से 4 बार विधायक चुने गए डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल जी हैं। देश में कोविड-19 को लेकर एक बहुत ही बड़ी महामारी फैली हुई है, ना कि देश में बल्कि पूरी दुनिया में। कई लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं दुनिया भर में। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे आज अपने गोरखपुर नगर के विधायक राधा मोहनदास अग्रवाल जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, भयानक महामारी है और सावधान रहने की जरूरत है। जी। महात्मा विदुर जब पांडव वर्णाव्रत जाने लगे और दुर्योधन की पार्टी ने उनको जंगल में जलाकर मार डालने की योजना बनाई, जी। तो महात्मा विदुर ने युधिष्ठिर से एक सवाल पूछा। जब पूरा जंगल जल रहा है तो कौन बच जाता है? युधिष्ठिर ने कहा कि चूहे बच जाता है। विदुर ने पूछा क्यों? युधिष्ठिर ने कहा क्योंकि वो बिल के अंदर अपने घर में चले जाते हैं। आज पूरे देश को ये समझना है कि कोरोना की महामारी जंगल में आग की तरह फैल गई है और हर आदमी को मूसक वृत्ति का परिचय देना होगा और अपने घर में दुबक जाना होगा बचने के लिए। अगर वो ये कर लेंगे तो न सिर्फ स्वयं सुरक्षित होंगे, न सिर्फ उनका परिवार सुरक्षित होगा, उनका जिला सुरक्षित होगा, उनका देश सुरक्षित होगा, बल्कि संपूर्ण मानवता सुरक्षित होगा। इसलिए घर में रहो, सुरक्षित रहो और सुरक्षित रखो, यही मंत्र होना चाहिए। सर, एक सवाल, जिस कई केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रहे हैं इस दौरान, तो क्या देश और राज्य में, हम चूँकि उत्तर प्रदेश में है इस समय गोरखपुर में, तो हम राज्य की बात करें तो जो योगी सरकार है हमारी, वो जो योजना चला रही है यहाँ पे कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए या फिर जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उन लोगों के लिए किस तरह से क्या प्लानिंग चल रही है सरकार की तरफ से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, जो जहाँ है वहीं रहे जी। और उसको वहीं सुविधा पहुँचाई जाए। तो हर सरकार को उसका पालन करना है। प्रदेश सरकार भी यही कर रही है। जी। सारे 75 जिलों में उन लोगों की सूची बनाई जा रही है जी। जो उस जिले के रहने वाले हैं और किसी मजबूरी के नाते अपने ज़िले से बाहर, या तो प्रदेश के अंदर किसी और ज़िले में जी। या प्रदेश के बाहर देश के किसी अन्य प्रांत में है, जी। उनकी सूची बन रही है। उस सूची पर 2-4 दिनों में सम्मिलित योजना बना दी जाएगी, जी। उनको वहीं राहत पहुंच सके, जी। इसका प्रयास किया जाएगा। जी। प्रदेश सरकार ने हर राज्य के लिए अलग से एक नोडल अफसर बना दिया है, उसका नाम, पता और टेलीफोन नंबर ऑनलाइन कर दिया है। जो सूची बनेगी वो उनको दे दी जाएगी और नागरिकों को अधिकार दिया जाएगा कि जो जिस भी प्रांत में रहते हों अपने प्रांत के नोडल अफसर से बातचीत करके अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। यह विकेंद्रीकृत होकर के काम करने का समय है। जी। लखनऊ से बैठ के सारे काम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकार बांट दिए हैं, अलग अलग राज्यों के नोडल अधिकारी बना दिए हैं और उनके माध्यम से हम लोग उनको सुविधा पहुंचाने का काम करते हैं। सर, एक प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोला है कि अगर जिन जिलों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस नहीं आते हैं 20 अप्रैल तक उसमें कुछ रियायत दी जाएगी, तो इस रियायत को देने के बाद कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? देखिए, रियायत शब्द को समझना होगा। जी। रियायत नागरिकों को नहीं दी जा रही,
रियायत देने की जगह पर लॉकडाउन 3 मई तक पहले से और अधिक कड़ा रहेगा। जी रियायत किनको दी जा रही है? जिनको देना देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, और जो डेली वेज के मजदूर हैं जो किसी फैक्ट्री किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनकी आय ख़त्म हो गई है, उनको रोज़गार देने के लिए, और आखिर देश में खाने के लिए और प्रयोग करने के लिए सामग्री की ज़रूरत है। अगर वो सामग्री बनेगी नहीं तो 2 महीने बाद वो ख़त्म हो जाएगी, तो हम लाएंगे कहाँ से? बिल्कुल। उन चीज़ों को बनाने के लिए। और उस रियायत को देते समय माननीय प्रधानमंत्री ने शर्तें लगाई हैं। जी नंबर 1, 50% से कम एम्प्लाई काम करेंगे। जी नंबर 2, जहाँ काम करेंगे वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनुपालन करेंगे। जी नंबर 3, किसी को पास नहीं जारी किया जाएगा, जी एक बस को पास जारी किया जाएगा। जो भी फैक्ट्री चलेगी उसका मालिक एक बस चलाएगा, बस में आधी संख्या में लोग बैठेंगे, जी यानी अगर 60 सीटर बस है तो उसमें 30 ही आदमी बैठेंगे। जी बस में सोशल डिस्टेंसिंग और बस की सफाई का पालन किया जाएगा। जो कर्मचारी फैक्ट्री में नहीं रह सकते हैं, जिनको लाना और ले जाना है, वो निजी वाहन से आएंगे जाएंगे नहीं, जी उनको उस फैक्ट्री की बस में ही आना और जाना होगा, अन्यथा वो काम पर नहीं आएंगे। जी ये सारी शर्तें लगाकर किया जा रहा है, जिससे कि जो आपने प्रश्न पूछा कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं होगा, जी बिल्कुल। तो माननीय मोदी जी ने उसकी चिंता की है कि हम ये जो देश की धमनियाँ हैं इनमें खून दौड़ता रहे, इसके लिए भी गरीबों को रोजगार और उत्पादन की जरूरत है, वो भी होता रहे और साथ में उसका नुकसान भी न होने पाए। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये जो जमाती वाले आजकल केस चल रहे हैं जी इसमें जो खैर योगी सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाया है जी और ऐसी अभद्रता के लिए मेरा जहाँ तक विचार है उठाना भी चाहिए, तो इसके बारे में आप जमातियों को कैसे लाइन पे लाया जाए, उनको कैसे मतलब ये समझाया जाए कि जी आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल निंदनीय है, गलत है, और ये ना सिर्फ आपके लिए है बल्कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की अप्रिय घटना को अंजाम ना दे। इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो उन जमातियों का है। आज वो पूरे देश में घृणा के पात्र हो गए हैं। देश के अगर एक राष्ट्रीय खलनायक का नाम पूछना हो कि किसी ज़माने में लोग खलनायक को बड़ी घृणा से देखते, आज जमाती उतने ही घृणा से देखे जा रहे हैं। और दुखद क्या है, जमातियों के खिलाफ में चूंकि मुस्लिम समाज खड़ा होने से डर रहा है या प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कारणों से भाग रहा है, इसलिए ये जमाती घूम फिर करके ये मैसेज दे रहे हैं कि सारा मुस्लिम समाज ही ऐसा है, जबकि ये सच नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। तो इन जमातियों के खिलाफ हिंदू नहीं लड़ सकते, इन जमातियों के खिलाफ मुस्लिम समाज के भीतर से आवाज़ निकलनी होगी। समाज के पढ़े लिखे जागरूक लोगों को संगठित होना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि ये मूर्ख मोहम्मद साद जो ये कहता है कि कोई ये कहे कि नमाज पढ़ने भीड़ में ना आओ तो गलत है, बादिल ख्याल है, वो पागल खाने में रहने योग्य है, सजा देने के योग्य है, वो मूलतः एक अपराधी है। 2015 में उसने तबलीगी जमात पर गोलियां चलवा करके कब्जा किया है। आज उसके पास अरबों की संपत्ति है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अब तो क्लियर हो गया, आंकड़े आ गए, इन्फोर्स डायरेक्टरेट ने बता दिया, नजीमुद्दीन पुलिस स्टेशन के लोगों ने पूछ लिया, ये सारे तबलीगी जमात के लोग इकट्ठा हों, इसके पहले उसके अकाउंट में बहुत बड़ा धन आया है जिसका हिसाब देने से वो इनकार कर रहा है। यानी मैं तो उनको ये मानता हूँ कि ये एक प्रकार से कोरोना बाम है, चलते फिरते मानो बाम है, और उनके सारे एजेंट जो फैले हैं पूरे देश में, यह सब स्लीपर एजेंट हैं। आने वाला समय इसको सिद्ध करेगा। जितना चीन खतरनाक है कोरोना को फैलाने में, भारत में उतनी ही बड़ी भूमिका जमातियों की है। ये सब मानव बम है,
और इन सबका एक ही इलाज होना चाहिए, इन्हें डिफ्यूज़ किया जाना चाहिए। तो वैसे भी तो गृह मंत्रालय ने उस पर सख्त कदम उठा लिया, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलने की बात हो रही है, तो और उनके खिलाफ FIR वगैरह भी दर्ज कर ली गई है मौलाना साहब के खिलाफ में। खैर सर, एक कल मैं रिपोर्टिंग पे निकला था, एक सवाल मुझे कल से परेशान कर रहा है जी। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि भैया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कैसे मुहैया कराया जा रहा है जी, सरकार की तरफ से। मैं उसका जवाब नहीं दे पाया उनको, तो मैं आप दूंगा। अपने माध्यम से। मैं दूंगा। जी अभी आपके आने के पहले, जस्ट पहले, आपने विजुअल बनाया नहीं, जी। जो सज्जन बैठे थे वो जिला आपूर्ति अधिकारी के अच्छा। सर्वस्व कर्ता धर्ता है, अरुण सिंह उनका नाम है। मैंने अपने सारे शहर के कार्यकर्ताओं को ये दायित्व दिया था कि जिसके पास भी राशन कार्ड न हो उसकी सूची बनाइए। जी अब देखिए, शहर में 67% लोगों के राशन कार्ड बने हैं। जी 100 में 67 लोगों का राशन कार्ड उनके विधायक ने बनवा दिया है। जी और शहर में कुछ गरीबी रेखा के ऊपर के लोग भी रहते हैं हमारे आप जैसे, जी तो 67% में तो करीब करीब 100% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आ गए। हाँ, बच्चे कौन हैं? जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, नहीं। देवरिया से, महाराजगंज से, कुशीनगर से आए, कहीं किराए का मकान लेके काम कर रहे थे और फंस गए। जी अब कहाँ जाएं? तो राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उनमें से अधिकांश की सूची ऐसे ही लोगों से बनेगी। अभी आपके सामने मैंने उन्हें 840 लोगों की सूची दी है जी और साथ में एक शर्त लगाई है, जो गलत सूचना दे करके राहत सामग्री लेगा वो वास्तव में ज़रूरतमंद का अधिकार छीनेगा। जी जिसके पास राशन कार्ड है उसको सरकार अभी कल से 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति बिना पैसे का फ्री में दे रही है। जी अभी 1 तारीख को अंत्योदय को फ्री में दिया गया और पात्र गृहस्थी के लोगों को 3.5 की जगह 2 रुपये किलो गेहूँ दिया गया। तो जिनको राशन कार्ड मिला है उनके पास बहुत अनाज है। वो अगर बिना राशन कार्ड वालों की सूची में आकर के उनका अधिकार छीनेंगे तो 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। उनको भी दंड मिलेगा और इस जिला आपूर्ति अधिकारी को भी दंड देगा होगा। बाकी जो ज़रूरतमंद है उनकी सूची हम लोग बनवा रहे हैं। आपके सामने मैंने जी। जिला आपूर्ति अधिकारी को दिया है। सर, गोरखपुर को सुरक्षित रखने के लिए कोरोना वायरस को, खैर गोरखपुर के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पे अभी तक, जहाँ तक मुझे अभी अपडेट हुआ है, कि एक भी पॉजिटिव केस नहीं है गोरखपुर में। इसको इसी तरह बरकरार रखने के लिए आपकी तरफ से और सरकार की तरफ से क्या वो बरती जा रही है? देखिए, इसका पहला आभार और बधाई तो मुझे जनता को देना चाहिए। जी 20 साल से जनता यह सिद्ध कर रही है गोरखपुर की कि वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत परिपक्व है देश की अन्य विधानसभा और देश के अन्य जनपदों के हिसाब से। अन्यथा 20 साल से मेरे जैसा विधायक कैसे होता है? न कोई जात पात देखता है, न कोई धर्म मजहब देखता है, न कोई पैसा मांगता है, न पाउच मांगता है, न साड़ी मांगता है, न नथनी मांगता है। मैं किसी का गलत काम भी नहीं करता हूँ और मुझे चुनता है। हमारी गोरखपुर की जनता कुछ अलग प्रकार की 20 साल में हो ही गई है। ऐसी जनता आपको पूरे देश में कहीं मिले उलेगी नहीं। बहुत परिपक्व नागरिक हैं हमारे। और हमें, मैंने शुरू में कहा कि विदुर महाराज का चूहा वृत्ति, मूसक वृत्ति अगर आदर्श रूप में कहीं देखना हो तो गोरखपुर के नागरिकों में देखना होगा। हमारे नागरिक जागरूक हैं, समझदार हैं, व्यवहारिक हैं, सावधानी का अर्थ समझते हैं। वो ट्रकों के पीछे जो लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसका मतलब समझते हैं और घर के अंदर हैं, इसलिए वो बचे हुए हैं। और हम लोग लगातार उनके टच में हैं। इसलिए निश्चिंत रहिए, कोरोना का यह लॉकडाउन 1 महीना चले, चाहे 2 महीना चले, चाहे 6 महीना चले, हमारा गोरखपुर का एक भी नागरिक घर के बाहर निकलने वाला नहीं। दूसरी चीज़, वो घर में इसलिए है क्योंकि प्रशासन उसके घर की ज़रूरतें पूरी कर रहा है। आज जब मैं अपने नागरिकों से पूछता हूँ कि तुम्हारी समस्या क्या है, तो कहता है डॉक्टर साहब आपने इतनी सब्जी की दुकान लगवा दी है कि हम लोग परेशान हो गए हैं कि इतनी दुकान का क्या करें। तो आज उनको घर में सब्जी मिल रही है, राशन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, दवा मिल रही है, गैस की आपूर्ति हो रही है। तो ये सारा सिस्टम जो हमारा गोरखपुर का है, जो इतनी अच्छी व्यवस्था करके
नागरिकों को घर घर में हर चीज़ दे रहा है। मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरा काम है नागरिकों की पीड़ा प्रशासन तक पहुँचाना। प्रशासन का काम है जो सूचना एक प्रतिनिधि के रूप में मैंने उन्हें दिया उसका निदान करना, नागरिकों की सेवा को बेहतर करना। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि गोरखपुर के नागरिक, गोरखपुर का जनप्रतिनिधि और गोरखपुर का प्रशासन ये एक त्रिकोण बना करके मजबूती के साथ खड़े हैं, अंगद के पांव की तरह जमा कर खड़े हैं और कोई कोरोना गोरखपुर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकता। सर, अंत में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप गोरखपुर की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए और देश की जनता के लिए एक मैसेज दे दें। मित्रों, लॉकडाउन मजबूरी है, कोरोना को भगाना जरूरी है, इसको समझिएगा। माननीय मोदी जी अगर आपको घरों में रहने के लिए कह रहे हैं तो बड़े दुख भरे हृदय से कह रहे होंगे। उनकी इस बात को समझिए। आज नहीं, कल नहीं, 3 मई तक नहीं, 3 जून तक वो कहें, 3 जुलाई तक वो कहें, जब तक लॉकडाउन इस देश के लिए ज़रूरी है आप सब लॉकडाउन में सहयोग करिए। पूरी दुनिया आज इस बात का लोहा मान रही है कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत की जनता ये दोनों मिलकर के जिस प्रकार से अद्भुत तरीके से एक रस होकर के कोरोना से लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ पाया है। और इसीलिए 130 करोड़ की जनसंख्या होने के बाद भी आज हमारे पास सिर्फ 13,000 मरीज हैं। हमारे लिए फ़ख्र का विषय है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के लिए फ़ख्र का विषय है कि उनके पास ऐसे नागरिक हैं। हम दोनों 2 हाथ की तरह हैं। आइए मिलकर के तालियां बजाएं और कोरोना को दूर भगाएं। धन्यवाद सर। तो अभी आप सुन रहे थे गोरखपुर के नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को। बने रहिए आप हमारे साथ एचएस न्यूज़ पर। धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।